Hello everyone, welcome to Finance by Avisha and Arpita. In today's video, we'll be doing the IPO market. Part 1 has already been uploaded. We'll start with part 2. So, talking about the overview, the previous chapter gave you an understanding of how a company evolved right from the idea generation stage to all the way until it decides to file an IPO. तो आपने देख लिया है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि कंपनी कैसे इवॉल्व होती है जब उसको आइडिया जनरेट होता है एंड अंटिल इट डिसाइड्स टू फाइल एन IPO. The idea behind creating the fictitious story in the previous chapter was to give you a sense of how business matures over time. So now you have got a decent idea about कैसे business mature होता है over time. The emphasis was on different stages of business and funding option available at various stages of business. क्या क्या फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अलग अलग बिजनेस स्टेज पर, ये हमने देख लिया है. प्रीवियस चैप्टर में हमें एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि एक कंपनी वुड हैव गॉन थ्रू बिफोर इट comes out to the public to offer its shares basically. तो अपने प्रीवियस चैप्टर में ये भी देख लिया कि कंपनी कैसे कैसे आगे मूव करती है जब वो एक्चुअली पब्लिक के आगे एक ऑफ़र प्रेजेंट करती है टू ऑफर इट शेयर्स. It is extremely important to know because the IPO market, also called the primary market, sometimes attracts companies offering their shares to the public without actually going through a healthy round of funding in the past. वैसे आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चल चुका है कि IPO मार्केट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट. ये काफ़ी बार अट्रैक्ट करती है कंपनीज़ को ऑफरिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू अ हेल्दी राउंड ऑफ फंडिंग इन द पास्ट, राइट. सो कुछ राउंड्स फंडिंग के होते हैं बाय क्रेडिबल वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट एक्विटी फर्म्स validate the quality of business and its promoter. Of course, you need to treat this with a pinch of salt, and nevertheless, it acts as an indicator to identify well-run companies. So now we come to the second point. Why do companies go public? Our main question कि companies public क्यों होती हैं. हमने क्लोज़ किया था पिछला वाला चैप्टर कुछ क्रूशियल क्वेश्चंस पर, जिसमें से एक था व्हाई डिड द कंपनी डिसाइड टू फाइल एन IPO एंड इन जनरल व्हाई डू कंपनीज गो पब्लिक. कंपनीज जो कंपनी है वो क्यों डिसाइड करती है कि मुझे एक IPO फाइल करना है या मुझे पब्लिक जो कंपनी है आई नीड टू गो पब्लिक. When a company decides to file an IPO, inevitably the main reason is to raise funds to fuel their capex requirement. Main reason तो आपको पता ही है IPO का होता है कि वो फंड रेज करे ताकि वो फ्यूल कर सके अपनी capex requirement को. जो प्रमोटर है उसके पास 3 एडवांटेज होती है by taking the companies public. पहली होती है ही इज़ रेजिंग फंड टू मीट कैपेक्स रिक्वायरमेंट. पहली तो मेन यही होता है एडवांटेज कि उसको फंड मिलेगा ताकि वो अपनी कैपेक्स रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएगा. सेकंड इज़ ही इज़ अवॉइडिंग द नीड टू रेज डेट विच मीन्स ही डज नॉट हैव टू पे फाइनेंस चार्जेस विच ट्रांसलेट्स टू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी. ये वो अवॉइड कर रहा है कि वो रेस करे डेट के थ्रू पैसा, बिकॉज he does not have to pay financial charges which translates to better profit. अगर वो बेसिकली बैंक के पास लोन लेने जाएगा कि मुझे लोन दे दो भाई, तो उसको उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. इससे बेटर है कि वो
लोगों से पैसे रेस कर ले और प्रॉफिटेबिलिटी जो आएगी वो कंपनी के लिए अच्छी होगी। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी सारा इंटरेस्ट में डेट का जो पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, उसमें काफ़ी सारा पैसा जाएगा। सॉरी। So he is raising fund to meet the capex requirement. अब third reason is whenever you buy a share of a company, you are in a sense taking the सेम अमाउंट ऑफ रिस्क एज द प्रमोटर इज टेकिंग। अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप उतना ही रिस्क ले रहे हो जितना प्रमोटर ले रहा है। Needless to say, the proportion of the risk and the impact will depend on the number of shares you hold. Basically risk की कितना होगा जितने आपने shares उस company के खरीदे होंगे। So when the company goes public, the promoter is actually spreading his risk among large group of people. तो अगर कंपनी पब्लिक जाती है तो प्रमोटर एक्चुअली में रिस्क को स्प्रेड कर रहा है काफ़ी सारे लोगों के बीच में। सो देयर आर अदर एडवांटेजेस एज वेल इन गोइंग फॉर IPO। और भी एडवांटेजेस होती है। यहाँ फर्स्ट लिखा है प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर। अगर एक कंपनी पब्लिक जाएगी तो शेयर्स कंपनी के पब्लिकली ट्रेड होंगे, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कंपनी के हैं कुड बी प्रमोटर, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी फंड हो सकती है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो अपना शेयर बेच सकते हैं ओपन मार्केट में। वो जब ये शेयर बेचेंगे वो एग्जिट कर सकते हैं on their initial investment in the company. They can also choose to sell their shares in small chunks if they wish. नहीं तो सारे भी बेच के वो एग्जिट कर सकते हैं या कुछ कुछ चंक्स बेच सकते हैं। सेकेंड, एज यू कैन सी, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़। कई एम्प्लॉय जो उस कंपनी में काम करते हैं वुड हैव शेयर्ड, जो उनके शेयर्स उनको मिलते होंगे एज इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। तो दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड द कंपनी इज कॉल्ड द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। जब कंपनी, जैसे काफ़ी सारी कंपनी जैसे एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, ये अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ जो उनकी सैलरी होती है वो कुछ पार्ट कैश में देती है और कुछ पार्ट ESOPs में देती है, मतलब कंपनी के कुछ शेयर्स दे देती है। तो द शेयर्स आर अलॉटेड एट अ डिस्काउंट टू द एम्प्लॉयज़। वंस द कंपनी गोज पब्लिक तो एम्प्लॉयज़ स्टैंड अ चांस टू सी कैपिटल एप्रिसिएशन इन द स्टॉक्स। Few example where the employee benefited from ESOPs would be Google, Infosys, Twitter, Facebook, etc. Now talking about the third point, improve visibility. Going public definitely increases visibility as the company has a status of being publicly held and treated. अब जब वो IPOs इशू करेगी तो वो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी एज अ कंपनी, क्योंकि अब लोगों को पता चलने लग जाएगा और इट हैज़ अ स्टेटस ऑफ बीइंग पब्लिकली हेल्ड और ट्रेडेड। देयर इज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट इन द कंपनी। अब लोगों का भी इंटरेस्ट आ जाएगा उस कंपनी में, कॉन्सिक्वेंटली क्रिएटिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ। तो कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी होएगी। So let's just build on a fictitious business story. अब हम कुछ imaginary सी story बनाएंगे from the previous chapter a little further and figure out IPO details of this company. So if you recollect, the company requires 200 crores to fund their capex requirement, and the management has decided to fund this partially by internal accruals and partially by filling an IPO. आपने पिछली वाली से वीडियो से आपको पता है कि कंपनी को 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी और कंपनी ने
कंपनी को बेसिकली अपनी कैपेक्स रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत थी, तो उसने सोचा था कि पार्शली वी विल यूज़ आर इंटरनल एक्रूअल्स एंड पार्शली हम एक IPO फाइल करेंगे. तो डू रिकलेक्ट दैट कंपनी स्टिल हैज़ 16% ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ट्रांसलेटिंग टू 8 लाख शेयर्स विच आर नॉट अलॉटेड. आपको पता है कि हमने मतलब पिछली वाली वीडियो में देखा है कि 84% जो शेयर्स थे वो कुछ प्रमोटर के पास थे, कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट के पास थे, कुछ प्राइवेट इक्विटी के पास थे. तो और ये सब में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन 16% ऐसे शेयर्स थे जो अभी तक अलॉट नहीं हुए थे. तो द लास्ट वैल्यूएशन ऑफ दीज शेयर्स व्हेन द PE फर्म इन्वेस्टेड इन सीरीज B वॉज 64 करोड़. जब प्राइवेट इक्विटी ने इन्वेस्ट किया था सीरीज B में, इन सीरीज B वॉज 64 करोड़ और कंपनी ने प्रोग्रेस किया रियली वेल ever since the PE firm has invested, and naturally the valuation of the shares have gone up. तो इस since company has been performing well, तो shares की value भी बढ़ चुकी है. For the sake of simplicity, let us assume that company is now valuing the 16% shares where anywhere between 125 crores to 150 crores. This translates to a per share value anywhere between rupees 1562 to 1875. So if company puts 16% of the block to the public, they are likely to raise anywhere between 125 to 150 crores. अगर ये अपना 16% जो अलॉट नहीं हुआ वो पब्लिक में रेस करे तो 125 से 150 करोड़ का वो रेस कर सकती है. द रिमाइंडर हैज़ टू गो फ्रॉम इनिशियल एक्रूवल्स. सो नेचुरली द मोर मनी दे रेज, the better it is for the company. Now comes our important part, that is merchant bankers. Having decided to go public, company must do a series of things to ensure a successful initial public offering, right? तो first और foremost step जो होता है would be to appoint a merchant banker. Merchant banker is also called book running lead manager, BRLM, या lead manager LM बोल सकते हो, book running lead managers. तो जॉब एक merchant banker की होती है to assist the company with various aspects of the IPO process, including पहला होता है conduct due diligence on company filing for an IPO, ensure their legal compliance and also issue a due diligence certificate. तो उसको एक कंडक्ट करना पड़ता है ड्यू डिलिजेंस ऑन द कंपनी फाइल करने के लिए एक IPO, इंश्योर करना पड़ता है लीगल कंप्लायंस और इशू करना होता है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट. सेकेंड इज शुड work closely with the company and prepare their listing documents including draft red herring prospectus. और एक वो भी करना पड़ता है, कंपनी के साथ क्लोजली काम करना पड़ता है और कुछ लिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं जिसमें इंक्लूड होता है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस. We will discuss this in a bit more details in later stage. Now underwriting shares, underwrite shares करना पड़ता है. By underwriting shares, merchant banker essentially agree to buy all or part of IPO shares and resell the same to the public. By underwriting shares, merchant banker बेसिकली अग्री करते हैं कि वो बाय करेंगे सारे या कुछ पार्ट ऑफ IPO शेयर्स और रीसेल करेंगे पब्लिक में. हेल्प करेंगे कंपनी को कि वो अराइव करे एक प्राइस बैंड पे फॉर द IPO. प्राइस बैंड इज लोअर और अपर लिमिट ऑफ द शेयर प्राइस विद इन विच द कंपनी विल गो पब्लिक. उसका बेसिकली लोअर और अपर प्राइस होता है जिस पे कंपनी पब्लिक होगी.
In case of our example, the price band will be 1562 to 1875, right? Helping the company with the roadshow, this is like promoting marketing activities of the company's IPO basically, और company को road shows में help करता है basically promotional activities और marketing activities में help करता है. Appointment of other intermediaries namely registrars, और अपॉइंटमेंट भी करनी पड़ती है कुछ इंटरमीडियरीज की, उसमें रजिस्ट्रार्स आते हैं, बैंकर्स आते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आती हैं. तो लीड मैनेजर ऑल्सो मेक्स वेरियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द इशू, और लीड मैनेजर काफ़ी सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में भी वो करते हैं, इशू करने के लिए काफ़ी सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी लगाते हैं. एक बार एक कंपनी पार्टनर करती है मर्चेंट बैंकर के साथ, दे विल वर्क टूवर्ड्स कंपनी पब्लिक, टेकिंग द कंपनी पब्लिक, बेसिकली वो कंपनी को ऐसे पब्लिकली लेके जाते हैं, बेसिकली दे शो द वे. सो नाउ कम्स द IPO sequence of events. Needless to say, even and every step involved in the IPO sequence has to happen upon the SEBI guidelines. In general, the following are the sequence of steps involved. तो first step आप देख सकते हैं screen पर, appoint a merchant banker. In case of large public issue, company can appoint more than one merchant banker. अगर large public issue है तो वो एक से ज़्यादा भी merchant banker appoint कर सकते हैं. Apply to SEBI with a registration statement. SEBI के पास apply करेंगे with the registration statement. तो registration statement basically details होती हैं on which the company, on what the company does, why the company plans to go public and the financial health of the company. तो SEBI के पास अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि कंपनी क्या करती है, उसका प्लान क्या है और फाइनेंशियल हेल्थ क्या है कंपनी की. गेटिंग, नाउ दिस इज द third point, getting a node from SEBI. Once SEBI receives the registration statement, SEBI takes a call on whether to issue a go-ahead or no-go to the IPO. फिर उसके बाद आपने SEBI को सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, फिर वो SEBI इस पर कॉल लेता है कि ये कंपनी इशू करेगी IPO या नहीं करेगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट, DRHP. DRHP आपको पता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. तो ये DRHP, इफ अ कंपनी गेट्स द इनिशियल SEBI नोड, देन द कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर द दिस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. तो ये कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है. तो ये DRHP इज़ अ डॉक्यूमेंट बेसिकली दैट गेट्स सर्कुलेटेड टू द पब्लिक. तो ये पब्लिक में सर्कुलेट होता है अलॉन्ग विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये DRHP शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स. पहले साइज, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द IPO, फिर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड टू द पब्लिक. आप इसमें क्या क्या बताएंगे, बेसिकली एस्टिमेटेड साइज़ क्या है IPO का, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑफर हो रहे हैं पब्लिक में, वाई द कंपनी वॉन्ट्स टू गो पब्लिक एंड हाउ डज द कंपनी प्लान्स टू यूटिलाइज the fund along with timeline projection of the fund utilization. Fourth is business description including the revenue model, expenditure details, complete financial statements. और क्या क्या बेसिकली और क्या क्या होता है ये DRHP में एक तो आपको पता है IPO का एस्टिमेटेड साइज़, फिर कितने शेयर्स ऑफर हो रहे हैं, कंपनी क्यों पब्लिक जाना चाहती है, कंपनी का प्लान क्या है, और विद द टाइमलेस प्रोजेक्शन ऑफ फंड यूटिलाइजेशन. फिर
बिजनेस डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग रेवेन्यू मॉडल और एक्सपेंडिचर डिटेल्स, फिर उसके बाद कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, हाउ द कंपनी perceives future business operation to emerge, रिस्क क्या है इन्वॉल्व बिजनेस में, मैनेजमेंट डिटेल्स एंड देयर बैकग्राउंड, ये सब इसमें जाता है आपके ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस. सो नाउ कमिंग टू मार्केट द IPO. This would involve TV, print advertisement in order to build awareness about the company and its IPO offering. तो TV और print advertisement का यूज़ होता है to build awareness कि ये IPO मार्केट में आया है. This process is called IPO roadshow. तो इसे बोलते हैं IPO roadshow, right? Fix the price band. Decide price band between the company would like to go public. एक प्राइस बैंड डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्राइस पे कंपनी पब्लिक जाना चाहती है. ऑफ कोर्स दिस कैन नॉट बी वे ऑफ जनरल प्रोजेक्शन. ऐसे जनरली कुछ भी नहीं बोल सकते इसका प्राइस 100 रुपये होना चाहिए, इसका प्राइस 1500 होना चाहिए. If it is, the public will not subscribe to the IPO. तो ऐसा कुछ होता है तो obviously public will not subscribe to this IPO. So book building, एक बार रोड शो हो गया, प्राइस बैंड फिक्स हो गया, now has to officially open the window during which the public can subscribe for shares. अब लोगों को लेने का मौका देंगे हमने एक बार सब डिसाइड कर लिया, DRHP प्राइस बैंड फिक्स कर दिया. अब फॉर एग्जांपल इफ़ द बैंड इज़ बिटवीन 100 से 120, द पब्लिक कैन एक्चुअली चूज़ अ प्राइस दे थिंक इज़ फेयर इनफ फॉर द IPO इशू. तो कंपनी एक्चुअली चूज़ कर सकती है प्राइस, किस प्राइस पे ये IPO इशू होना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल देयर प्राइस पॉइंट अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव क्वांटिटी इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग. बुक बिल्डिंग इज perceived as a effective price discovery method. तो ये बेसिकली इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी मेथड है. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लोजर. सो आफ्टर द बुक बिल्डिंग विंडो इज क्लोज्ड, अब बुक बिल्डिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, generally open a few days when the price point at which the issue gets listed is decided. Price point decide हो गया. The price point is usually the price at which maximum bid has been received. Basically वो एक ऐसा point होता है जहाँ पर price bid actual में receive होती है. Now listing, this is listing day. So this is the day, it's the day when the company actually gets listed on stock exchange. इस दिन actually में company list होती है stock exchange में, right? The listing price is the price decided based on market demand and supply on that day, and the stock is listed at premium, par or discount of the cutoff price. ठीक है. What happens after the IPO? अब IPO के आने के बाद क्या होता है? During the bidding process, also called the date of issue, investor can bid for shares at a particular price wherein within the satisfied price band. This whole system around the date of issue where one bid for share is referred to as primary market. The moment the stocks get listed and listed on the stock exchange, the stock starts to trade publicly. This is called secondary market. तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जिस दिन ये इशू होता है, वेयर वन बिड्स फॉर शेयर, जिस दिन इशू हुआ और बिड किया, वो प्राइमरी मार्केट. जब ये शेयर
लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पर, तो स्टॉक स्टार्ट्स टू ट्रेड पब्लिकली, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट. वंस स्टॉक ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी मार्केट टू सेकेंडरी मार्केट, तो स्टॉक गेट्स ट्रेडेड डेली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. पीपल स्टार्ट बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स रेगुलरली, और लोग एक बार लिस्ट हो गया तो ये डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेड होगा और लोग इसको रोज़ खरीद और बेच सकते हैं रेगुलरली. वाई डू पीपल ट्रेड, वाई डू द स्टॉक प्राइजेस फ्लक्चुएट. अब लोग क्यों ट्रेड करते हैं और स्टॉक प्राइजेस फ्लक्चुएट क्यों होते हैं? वेल, वी विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन द subsequent videos. Now talking about the key IPO jargons. So before we wrap up the chapter on IPO, let's review a few important IPO jargons. First is under subscription. Let's say कि कंपनी ऑफर करना चाहती है 1,00,000 शेयर्स पब्लिक में. उसके बाद ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इट इज़ मतलब इट इज़ डिस्कवर्ड दैट ओनली 90,000 बिड्स वर रिसीव्ड. 90,000 बिड्स ही रिसीव हुई. देन द इशू इज़ सेड टू बी अंडर सब्सक्राइब्ड. 1,00,000 उन्होंने ऑफ़र करने का सोचा, लेकिन 90,000 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया. 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब शेयर्स नहीं सब्सक्राइब हुए. 10,000 शेयर्स बेसिकली सब्सक्राइब नहीं हुए, तो हम इसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन. दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन, as it is indicates negative public sentiments. Oversubscription, if there are 2 lakh bids for 1,00,000 shares on offer, then issue is said to be oversubscribed. मतलब कंपनी ने देने तो 1,00,000 शेयर्स थे, लेकिन बिड्स जो आई वो 2,00,000 के लिए आई, तो इसे हम बोलेंगे ये अंडर ओवर सब्सक्राइब्ड, मतलब दो गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि 1,00,000 का सोचा था और 2,00,000 बिड्स आई, तो it is 2 times oversubscribed, right? A green shoe option, part of the underwriting agreement which allows the issuer to authorize additional shares, typically 15%, to be distributed in the event of oversubscription. This is also called over allotment option. तो ये ग्रीन शू ऑप्शन क्या है? ये पार्ट ऑफ अंडरराइटिंग अग्रीमेंट है जो अलाउ करता है इशूअर को कि वो अलाउ करे, इशूअर को कि ऑथराइज करे एडिशनल शेयर्स, टिपिकली एडिशनल शेयर्स इशू करे, टिपिकली 15%, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. मतलब जैसे ऊपर वाले केस में देखा कि देने तो 1,00,000 शेयर्स थे, लेकिन और ज़्यादा लोगों का सब्सक्रिप्शन, लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब किया, तो इसे हम ऑथराइज कर देंगे एडिशनल शेयर्स से 15% और देंगे टू द डिस्ट्रीब्यूशन इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो 15% और दे देंगे, तो इसे बोलेंगे ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन. सोचा 1,00,000 का था, लेकिन वैसे लोगों ने ओवर सब्सक्राइब भी किया, और फिर सोचा कि ओवर सब्सक्राइब किया तो 15% और दे देते हैं. अब फिक्स प्राइस IPO, सम टाइम कंपनीज फिक्स कर देते हैं प्राइस एक IPO का एंड डू नॉट ऑप्ट फॉर अ प्राइस बैंड. कई बार कंपनीज अपर और लोअर लिमिट नहीं सेट कर देती, एक प्राइस पे भी IPO इशू हो जाता है. सच इशू इज कॉल्ड फिक्स्ड प्राइस IPO. नाउ प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस. तो प्राइस बैंड इज प्राइस रेंज बिटवीन विच द कंपनीज गेट्स लिस्टेड. प्राइस बैंड ऑफ का प्राइस बैंड बेसिकली होता है कि लोअर प्राइस और अपर प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी बैंड इज ₹100 and 130, देन द इशू कैन लिस्ट विद इन द रेंज. तो इशू जो है वो विद इन द रेंज होगा. Let's say it get listed at 125, and 125 is called the cutoff price. Right, now here is a look at recent IPO in India
with all the background information you now have. Read this, you can see this table, should be easy. So name of the issue, Wonderla Holiday Limited, इशू प्राइस था 125. इसका BRLM बेसिकली जो है वो है Edelweiss Financial Services. So what is so BRLM is basically book reading lead managers. जो इसके book reading lead managers हैं या lead managers हैं वो थे Edelweiss Services या और साथ में ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड. ये बेसिकली 21 अप्रैल 2014 को निकला था और लास्ट डेट इशू की थी मतलब इस टाइम में लोग खरीद सकते थे 23 अप्रैल टू 2014. इशू साइज था 500,000 राइट. और प्राइस बैंड था 115 टू 125. सिमिलरली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका इशू प्राइस था 90 और इसके BRLM थे SBI, सिटी, ICICI, कोटक, UBS. और 3 दिसंबर 2013 टू 6 दिसंबर 2013 पर अवेलेबल था. इशू साइज था 787 53,309 और प्राइस बैंड था 85 टू 90. अब जस्ट डायल का भी निकला था 530. इशू प्राइस था. सिटी और मॉर्गन स्टेनले इसके BRLM थे. 20th ये सो दिस वाज ऑन 20th इन 2013 और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है. सो दीज आर अदर्स दैट वर जिस औरों ने निकाला था. ये आप पूरा देख सकते हो कि ऐसे ऐसे इस प्राइस बैंड पे था. इशू प्राइस ये था, प्राइस बैंड ये डिसाइड हुआ, इशू प्राइस ये था, कौन BRLM थे, क्या इशू डेट थी, क्या इशू साइज था. सो दिस इज़ द टेबल. सो की टेक अवेज फ्रॉम दिस चैप्टर आर companies go public to raise fund, provide an exit for early investor, reward employees and gain visibility. This is the first की टेक अवे. सेकेंड इज मर्चेंट बैंकर जो है वो एक्ट करते हैं एज अ की पार्टनर विद द कंपनी ड्यूरिंग द IPO प्रोसेस. थर्ड इज सेबी रेगुलेट्स द IPO मार्केट. सेबी रेगुलेट करता है IPO मार्केट को एंड हैव फाइनल वर्ड ऑन वेदर अ कंपनी कैन गो पब्लिक और नॉट. और फाइनल वर्ड होता है IPO मार्केट के साथ कि ये कंपनी पब्लिक जाने लायक है या नहीं है. As an investor in the IPO, you should read the DRHP to know everything about the company. तो आपको ये DRHP कंपनी का रीड करना चाहिए ताकि आपको कंपनी की पूरी डिटेल्स पता हों. Most of the IPOs in India follow a book building process. ज़्यादातर IPOs जो इंडिया में होते हैं वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं बेसिकली. So I hope you gained a lot of knowledge through this video. Please subscribe to the channel and thanks for watching. Bye bye.